अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, पहले थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लें। मैं सोच रहा था हुमा, इतना खबरों का तूफान है, कल बहुत सारी तरामीम हुई हैं, मतलब इतनी अहम कवानीन तब्दील कर दिए गए। फिर अमरीकी इंतखाब के लिए आज जो है इट इज़ द इलेक्शन डे, इट इज़ द पोलिंग डे। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो भाई हमारा बता रहा है, उन पे तो हमने तफसीली बातें करनी ही करनी है, और क्रिकेट पे भी हम काफ़ी तफसीली बात करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वो भड़ास तो निकाल देना। बिकॉज नहीं, नॉट रियली भड़ास। मैं ये कहूँगा कि हम यूजुअली बहुत अफसरदा होते हैं मैच हारने पे, लेकिन कल का मैच हारने पे हम अफसरदा नहीं हुए, बिकॉज इट वाज अ टफ कंपटीशन। एक होता है कि एक साइड बहुत ही वीक होती है, एक बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्लेयर्स भी आउट हो रहे थे, और मुश्किल थोड़ी सी मैच पड़ा हुआ था, जिसको हमारा टर्म है ना, तो मैच पड़ गया था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान पहला वनडे मैच 2 विकेटों से हार तो गया, बट इट डिडंट फील bad. It didn't feel so bad. We fought for it, and we fought for it as well. And at the same time, एक मौका था जब ऐसा लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में है, और उसका इदराक जितनी भी गुफ्तगू हमने देखी है टीम के खिलाड़ियों की तरफ से बाद में सामने आई, उन्होंने भी किया, उनको भी है कि अगर ये ना करते तो बेहतर होता, कुछ एक्स्ट्रा चले गए, कुछ स्ट्रैटेजी तब्दील करनी चाहिए थी, कुछ रन्स थोड़े और मिल जाते तो बेहतर होता। इन हाइंडसाइट हम ही ऐसी बातें करते हैं कि अगर हम ये ना करते तो वो करते। अब उनको भी सोचना पड़ता है। have known कि हमारे ज़ाहिर है जो रेगुलर बल्लेबाज हैं वो तो बल्लेबाज हैं, लेकिन नसीम शाह के वो 40 रन पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। नसीम शाह से आप ये एक्सपेक्ट किया करें, he has done that in the past as well। बिल्कुल, I mean obviously he is a bowler, so he comes towards the end, उसका नंबर है, लेकिन when he comes तो फिर वो ठीक ठाक 40-50 हो ही जाते हैं, और ये पहले भी हो चुका है, so that was good। So नसीम के रन, फिर शाहीन के रन, और नसीम शाह वाज द पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, मतलब 44 बनाए थे रिजवान ने और नसीम ने 40 बनाए थे, और उनकी बदौलत हम लिटरली मैच में वापस आ गए। आपको याद है ना कि मतलब 1-2 साल पहले व्हेनेवर ही केम इन द वर्ल्ड कप, यू रिमेंबर? बिल्कुल, एंड उसके बाद एक दफा फिर पहले ये भी बात हुई थी कि ही एक्चुअली वर्क्स एट इट, कि जब उसकी जरूरत पड़े, जब उसकी बारी आए तो ही कैन डिलीवर, सो ही एक्चुअली प्रैक्टिसेस फॉर बैटिंग एज वेल। और फिर वो इस किस्म इतने टाइट मैचेस में वो अब्दुल्ला शफीक जिस अंदाज में आउट हुए उस पर बात हो रही है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे बात हो सकती है। साइम अयूब मुतासर कुन बैटिंग ना कर सके, कामरान गुलाम की भी परफॉर्मेंस अभी आपके सामने ही है। अच्छा, शाहीन की भी स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगी हुई है, अ लिटिल बिट लगता है कि पहले वो जरा ज़्यादा जारहाना भी होते थे, और सो होपफुली नसीम को बाय द वे क्रैम्प्स भी पड़ गए थे, और अभी अगला मैच 3 दिन बाद है, तो यही बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। और हारिस की बॉलिंग, तबाहकुन बॉलिंग लिटरली, वो भी सर्टनली बहुत ही ज़बरदस्त थी। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। तो ऑल एंड ऑल वी आर ओके। क्या हुआ, ये सारा कुछ तो हमने बता दिया। हाँ, और हमने थोड़ी सी बात करके आगे जाना, थोड़ी सी बात करनी थी। But that's cricket। मैं इसलिए कहता हूँ जब आप शुरू करते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं हम, ठीक है। तो यही हम बात कर लेते हैं, फिर अब बात चली निकली है तो राशिद भाई हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ़ साहब। थैंक यू राशिद भाई, थैंक फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बताइएगा कल के मैच पे क्या तबसरा है आपका? हम इतने अफसरदा नहीं हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि जितने हम हो जाते होते हैं, क्योंकि रिजवान की कप्तानी में हम लड़े हैं, पहला मैच था, और हमें लगा कि हम एज अ यूनिट लड़े हैं। देखिए, इतनी उम्मीद नहीं होती जब आप साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, डे नाइट मैच है, और हमारा कोई मैच भी नहीं, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, तो उसमें होता है कि हम इतने रन कर लें तो ठीक है, और नेक्स्ट मैच में हमें प्रैक्टिस मिल के हम आएंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लिटरली हम 1-1.5 हफ्ते पहले कहाँ पिंडी और मुल्तान की पिचों पे कर रहे थे, और बिल्कुल ही 180 डिग्री का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे ना हमें पहले जाना चाहिए, 2-1 मैच खेल लें हम लोग, वनडे या T20, तो थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन फिर भी 4 हमने नए प्लेयर खिलाए, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? अगर हमारे पास बाद में इमाम उल हक मिल जाएंगे या फखर जमान मिल जाएंगे, तो नए ओपनर्स को हमने खिलाया, साइम अयूब, नए मतलब ODI के लिहाज से, और
अब्दुल्ला शफीक को, फिर हमने मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम, उनकी नीड थी हमें, तो जरूरत है कि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो लॉन्ग इनिंग खेल सके ओडीआई में, हम 50 ओवर नहीं खेल पाते। फिर नियाजी को, इरफान खान को हमने खिलाया। अब 4 हमारे पास नए प्लेयर, क्या इनकी हमें रिक्वायरमेंट है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है या नहीं है। हमारा स्पिनर मिसिंग है। अगर देखिए वर्ल्ड कप में हम देखते हैं 50 ओवर इंडिया में शादाब और उथामा खेले, वो रिक्वायरमेंट हमारी वो है, हमें एक स्पिनर ऐसा चाहिए जो कि या तो शादाब को लेके जाते खिलाते, तो वो एक मिसिंग है हमारा। फास्ट बॉलिंग ठीक है, आमिर जमाल और फैसल अकरम या अरफात मिनाज, सलमान अभी कर लेते हैं, बिल्ड करने गए हैं टीम को, तो अच्छा खेले, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हमारी प्रिपरेशन ऐसी थी या प्लेइंग 11 ऐसी थी कि हम इसको बोलते हैं यही हमारी प्लेइंग 11 आगे चलेगी? ऐसा शायद नहीं है, लेकिन कुछ चंद प्लेयर्स की जिसको हम बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है, नसीम की आपने बात की, शाहीन की बात की, बाबर आजम है या रिजवान है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, 4-5 साल से होती हुई आ रही है, कभी करते हैं परफॉर्म कभी नहीं। फिर हारिस रऊफ का वापस आना, क्योंकि लास्ट मैच अगर देखिए 1 साल पहले खेले ओडीआई वर्ल्ड कप पे, बिल्कुल बिल्कुल, काफी देर बाद उनको उन्होंने जो बॉलिंग की, कल एक जो ओवर था हारिस का, जरूर है कि उन्होंने मार खाई है, लेकिन विकेट टेकिंग है, जो अटैकिंग बॉलर होता है, स्ट्राइक बॉलर होता है, वो उसको रन भी पड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी राशिद भाई आपने स्पिनर्स का जिक्र किया है, तो यानी हमें स्पिनर्स को इंक्लूड करना चाहिए, तो और खास तौर पे डोमेस्टिक में जो हम देख रहे हैं साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, मतलब कोई एडिशन एज ए चेंज, मतलब बीच में करा देनी चाहिए थी उनसे गेंद, आपको लग रहा है? जी, कोई 2 ओवर ट्राई करने चाहिए थे उनको। देखिए हमें चाहिए, मैं पहले भी कल भी बात की थी, हमें 5वां बॉलर या छठे बॉलर की जरूरत है, छठे बॉलर की। जैसे एक जमाने में हफीज या शोएब मलिक छठे या 7वें बॉलर हुआ करते थे और वो पूरे ओवर कर देते थे कभी कभार, ऐसे बॉलर की हमें जरूरत है। हमें 5वें की जरूरत नहीं है, 5वां अगर अनफिट हो गया जैसे नसीम, तो कहाँ से बॉलिंग करेंगे? हमारे पास छठा बॉलर बहुत अच्छा होना चाहिए। शायद देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कल ट्राई की, डेवलपमेंट एंड विनिंग कॉम्बिनेशन उनका साथ रहा, उन्होंने हार्डी से बॉलिंग करवाई, एबर्ट से बॉलिंग करवाई, और साथ में कमिंग ने अपने आप का नंबर पीछे किया और स्टार्क का भी पीछे किया, दोनों को आगे भी, तो ये होती है डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया। और स्पिनर से बॉलिंग कराया हमने, 82 रन सिर्फ स्पिनर पे बनाया, और हमने स्पिनर खिलाए नहीं। इसका मतलब है कि वो पिच जो थी सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए मौजूद थी, और उन्होंने ट्राई की, वो एशिया की भी ट्राई कर रहे हैं, एशिया की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी है या इंडिया जाना है या बांग्लादेश जाना है, तो उसके लिए अपने प्लेयर्स को रेडी करते हैं। तो यही डेवलपमेंट का काम होता है। हम बहुत अच्छा खेले, क्या सिर्फ हम अच्छे ही खेलेंगे और जीतना कब शुरू करेंगे, ये बड़ा नहीं, सर्टनली हमें उम्मीद है कि अगला मैच हम जीतेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस, आपको पता है, आप खुद जानते हैं राशिद भाई, मतलब ऑस्ट्रेलियन पिचेस साउथ एशियन प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल कंसीडर की जाती हैं। और आप भी ऑब्वियसली बेहतर जानते हैं, हम तो वैसे ही बातें ही करते हैं, लेकिन ये बताइएगा राशिद भाई कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए वाज इट अ सरप्राइज, क्योंकि एट वन पॉइंट आपको पता है 139 रन पर वो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे उनके, तो क्या I want to know, were they having a bad day या फिर उनको भी एक टफ टाइम लगा कि जी पाकिस्तान आया और शायद हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी या उनकी बुरी थी? हाँ, ये इस तरह बता दें। तो दोनों कह सकते हैं, क्योंकि रात में थोड़ा मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना मुश्किल है और उन्होंने अपने आप को टफ कंडीशन में डाला है। हमें ये देखना है कि हमारी ये परफॉर्मेंस एडिलेड में जो फ्राइडे मैच है, अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं, 6 बॉलर बॉलिंग करेंगे या 5 बॉलर, फिर उसके बाद रात में बैटिंग करते हैं, तो फिर हमारा जो तवाजुन है, जो वेट है, वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर है या नहीं है, वो बहुत अहम है। मतलब वो बाद में जाके हम जज कर सकते हैं। जी, उसमें जज कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर कल देखा जाए, हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, रात में ये ड्रॉप इन पिच पे थोड़ा सा लग रहा था कि बैट के ऊपर बॉल अच्छी नहीं आ रही, हालांकि रन तेज बनाए उन्होंने, उनको पता था कंडीशन का और पिच का बिहेवियर भी पता था, इसलिए उन्होंने रन पहले बहुत ज्यादा बना दिए। हारिस ने आके गेम चेंज किया, वरना तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया। हारिस को क्रेडिट जाता है, सबको ही जाता है, लेकिन हारिस को वो ओवर वो सर्टेनली हारिस को जाता है, उधर से नसीम को जाता है, फिर इधर से बॉलिंग पे ये भी बताइएगा। एक पॉइंट मैंने पूछना चाह रहा हूं और जाहिर है मुझे पूछने थे। बाबर जब थे क्रीज पर मौजूद तो रन जोड़ रहे थे, स्कोरबोर्ड पे रन्स भी बन रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए। आपको कल और उन पे सर्टेनली प्रेशर भी बहुत रहा है, सो वो जो ड्यू प्रेशर था बाबर की परफॉर्मेंस या कल की उनकी इनिंग पे, आपकी क्या राय है?
बाबर अच्छा खेले थे, सिर्फ वो एक प्लेयर थे दोनों टीम में जिसके लिए पिच बैटिंग पिच लग रही थी। जो आप देखें उनका खेलने का तरीका था, ड्राइव भी खेल रहे थे, टाइमिंग भी अच्छी थी। स्पिनर का एक ओवर ये सरवाइव कर लेते तो शायद उनको एक पता चल जाता कि कैसा, लेकिन खेलते हुए अच्छा लग रहे थे। उनको थोड़ा ब्रेक मिला, आए खेले, एहसास भी था एक थोड़ा सा कि मुझे टीम को लेके चला है। जब 25-26 रन 13 बॉल जा रहे थे, फिर विकेट गिरी तो थोड़ा स्लो डाउन हुए। लेकिन वो प्लेयर ऐसा है कि कल डिफरेंस लग रहा था दोनों टीम में कि सबसे अच्छा जो टेक्निकल खेले, हालांकि स्मिथ भी खेले और इंग्लिश भी खेले, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, शायद हमारे पेस ज्यादा। अच्छा, लेकिन बाबर आजम कल बहुत अच्छे खेले। जी राशिद भाई, अब अगले मैच का बताएं। एक तो ऑब्वियसली एडिलेड की पिच का बता दें कि वो किस तरह मुख्तलिफ होगी यहाँ से, और हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए, और वी शुड स्टे विद द एग्जैक्ट गेम प्लान लाइक वी आर गोइंग। देखिए एडिलेड की पिच में थोड़ा सा बैटिंग पिच ज्यादा होती है, लेकिन वो भी ड्रॉप इन पिच पे हम जा रहे हैं, डे नाइट मैच है, और आमिर जमाल को आना चाहिए। हम लोग बैटिंग बहुत लंबी खिला रहे हैं, 7-8 नंबर पे अगर बैट्समैन आ रहा है और फिर बॉलिंग शॉट हो रही है हमारी, तो आमिर जमाल अगर तो फिट है, नहीं है तो गए क्यों सवाल ये, अगर है तो वो तो खेलते ही खेलते हैं। फिर हमारे पास एक स्पिनर आ जाता है एक फास्ट बॉलर की जगह, 3 फास्ट बॉलर प्लस आमिर जमाल 4 हो गए, उसके बाद एक स्पिनर, 5 बॉलिंग ये हो गई। फिर छठा बॉलर हमारा सलमान अली आगा बनता है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा टर्निंग हुई या जरूरत हुई तो छठा बॉलर भी हमारा इन हो जाएगा। तो हमारे पास अरफात मिन्हास है वहाँ पे और फैसल अकरम है, ये नए प्लेयर है, इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर में है वो तो स्पिनर की है, ऑलराउंडर की भी है, फहीम अशरफ नहीं है या कोई और नहीं है, तो आमिर जमाल को रेडी करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कितने ही और फैक्टर्स हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं। कुछ का तो हारिस ने खुद भी जिक्र किया कि हमने एक्स्ट्रास दी है। हम आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रास ना होते, हमने बाउंसर्स बहुत दिए, बाउंसर्स तो चले वाज द राइट थिंग टू डू ऑन दिस पिच, और एक्स्ट्रास अगर कम होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था हमारे मैच का। तो 2-3 चीजें देखें, जब पहले मैंने कहा कि हम लोग गए और डायरेक्ट ही इंटरनेशनल मैच खेला, तो बॉलर को ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हार्ड होती है, वहां पे जब बॉलर जंप लेके बॉलिंग करता है तो उनके शूज होते हैं, उसपे स्पाइक्स होते हैं, वो इतने ज्यादा इन नहीं होते, वो ग्रिप नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है आप, तो उसकी वजह से आपकी लेंथ परफेक्ट नहीं होती। हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा न्यू बॉल की, जिसपे उन्होंने हुक और पुल पे बहुत ज्यादा रन बनाए। बाउंड्रीज उनकी तकरीबन 19 थी फास्ट बॉलर के ऊपर, हमारी 12 थी शायद, हमने स्पिनर्स पे अटैक किया है, तो वो बाउंड्री का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट फास्ट बॉलर पे देखें तो शायद। और अगले मैच में इसको कंट्रोल जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैच खेल दिया है, आपकी लेंथ एंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा राशिद भाई, फाइनली ये भी बता दें, हमें अपनी टीम जो है वो पिछले 1 साल के कंपैरिजन में देखें तो बड़ी एनर्जाइज नज़र आ रही है, बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है, और बड़ी फाइटिंग स्पिरिट जो एक हम जो मिसिंग थी वो हमें अब नज़र आना स्टार्ट हो गया है। आपको क्या लगता है कि इज़ इट कमिंग फ्रॉम द टॉप, क्योंकि अब वो कैप्टन भी बदल गए हैं, या फिर पूरी टीम ही बड़े चेंजेस आए हैं? और बड़े टेस्ट सीरीज से ऑल्दो, लेकिन अभी हम सीरीज जीत के आए हैं, सो उसका भी एक हो सकता है, लेकिन टीम का एक डिफरेंट एनर्जी हमें नजर आ रही है। डेफिनेटली जब चंद नए प्लेयर्स आते हैं, आपके 5 चेंज थी लास्ट मैच से जो हम कलकत्ता में खेले या इंडिया में खेले थे, अगेंस्ट इंग्लैंड खेले थे, 5 चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इरफान न्याजी हो गए या कामरान हो गया, तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हसनैन, 5 चेंजेस थी, तो चेंज तो आता है, आपकी फील्ड में चेंज आता है, हमेशा फील्डिंग से आपको एनर्जी नजर आती है, टीम के अंदर स्पिरिट नजर आती है, लेकिन हमारा खासा रहा है, एक दिन हम चांद पे होते हैं, दूसरे दिन शाम को हम यहीं बैठे होते हैं, तो हमें इसको लगातार ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम लोग कभी कभार मैच पहले ही हार जाते हैं, लेकिन इसमें इस टीम में ऐसे बॉलर हैं जो वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि कंडीशन सूट करती है। हो सकता है इंडिया में हारिस रऊफ को या दूसरों बॉलर्स को सूट नहीं करती थी कंडीशन, यहाँ पे अगर वो वापस लेके नहीं आएंगे तो फिर मसाइल हो जाएंगे। तो अच्छी चीज है, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है बहुत तगड़ा है, उसकी वजह से हम टीम वापस आए और एनर्जी नजर आई, स्पिरिट नजर आई, ये खुशाइन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
थैंक यू राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद थे और अभी हम आगे बढ़े। अच्छा, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि अमरीकी सदारती इंतखाब में एक सेंस हो जाती है, सेंस मिल जाती है कि इस मरतबा किसका पलड़ा भारी है या कौन जीतने वाला है। सेंस नहीं मिल इस बार तो वैसे कुछ दफा से मुश्किल ही हो रहा है, लेकिन इस दफा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी नहीं अंदाजा लगा पा रहा। लेकिन ऑल्दो बहुत सारे मुतअद्दिद सर्विस ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर एक बात आ जाती है कि बाकी सर्विस वो उनका भी कहते हैं जी डेमोक्रेट्स बाजी ले जा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जी अमेरिकनों के लिए आज इट्स अ वेरी डिसाइडिंग डे जिसको कहा जाता है, और आज के दिन अमेरिकी अपने मुल्क के 47वें सदर का इंतखाब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक साइड पे हैं, कमाला हैरिस जो हैं वो एक साइड पे हैं। दोनों जानिब के हिमायती जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार की मुमकिन कामयाबी के दावे भी कर रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा होता है ना, बड़ी स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि वी आर गुड, और आई गेस वो करना भी होता है। तो अमरीकियों के लिए जी ये इलेक्शन यकीनन अहम है, लेकिन सुपर पावर होने के नाते अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों के आलमी असरात से भी इनकार मुमकिन नहीं है। और अगले 4 बरसों में आप कहीं की भी बात कर लें, चले मिडल ईस्ट की बात कर लें, उसकी सूरत हाल से मुतालिक कोई बड़ी तब्दीली आएगी या दीगर आलमी मामलात किस तरह चलाए जाएंगे, ये यकीनन जो आने वाले हुकूमत होगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर बहुत डिफाइन करेगा। बहुत डिफाइन करेगा। अमेरिका एक ग्लोबल डायनामिक्स भी तब्दील हुई हैं। पहले दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी और वो अमेरिका होता था। अब तो उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। अमेरिका के अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं। समवुड से मतलब चाइना इज गिविंग अमेरिका रन फॉर इट्स मनी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पावर की बात कर रहे हैं। और 14 करोड़ से जायद अफराद वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है अमेरिकी सदारती इंतखाब की। 7 करोड़ अफराद ऑलरेडी वोट इस्तेमाल कर चुके हैं। अब लास्ट डे जो लोग वोट करते हैं वो भी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि लिटरली वो आप समझ लें कि पोलिंग बूथ में जाके भी उनका मूड बदल सकता है। अच्छा, फिर जो आप कह रहे थे ना कि वो पहले कोई बहुत डिसाइडेड, देयर आर मेनी स्टेट्स, आपको पता ही है कितनी स्टेट्स हैं अमेरिका में, तो सारी कमोबेश वही करती हैं जो करती आई हैं। बट देन देयर आर द स्विंग स्टेट्स जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि ये कौन प्रेसिडेंट बनेगा, बेसिकली किस साइड पे बात जा रही है। तो उसमें 7 स्टेट्स ट्रेडिशनली कुछ तरफ होती थी, कुछ गुज़श्ता 2-3 दफा से बिल्कुल बदल गई और उसने अपना रंग तब्दील कर लिया। अच्छा, फिर आपको पता है कि लास्ट डे की कैंपेनिंग आप कह लें या जो भी है, शो ऑफ पावर आप कह सकते हैं, तो वो फिर उन स्विंग स्टेट्स में जाते हैं। जैसे कमाला हैरिस जो हैं, पेंसिल्वेनिया इज अ स्विंग स्टेट, तो वो उधर, और फिर एक पूरा कॉन्सर्ट टाइप माहौल भी हो जाता है। आपको पता है कि कितने हॉलीवुड के स्टार्स हैं और जो इनको सपोर्ट भी करते हैं, और दूसरी तरफ भी बहुत लोग हैं, मतलब टेक जायंट्स हैं एंड व्हाट नॉट। सो दोनों कैंप्स में बड़े भारी लोग हैं। सो अब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कमाला आती हैं, कौन आता है तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आती हैं कमाला तो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। हिलरी क्लिंटन एक मरतबा इस रेस में आ चुकी हैं, जो नाकाम रही हैं। रेस में आने से पहले रह गई थी वैसे। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं, अयाज अकबर इज विद अस फ्रॉम द यूएस। अयाज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। हम देख रहे हैं कल से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अब तो रात ही है, क्या माहौल है? मतलब एक हमारी गहमी होती है वोटिंग के दिन से पहले, और अमेरिका में क्या माहौल है? सबसे पहले तो वो बताएं हमें आप। अब्दुल्ला हुमा, थैंक यू वेरी मच। आपका गुड मॉर्निंग है, यहाँ पर गुड नाइट का वक्त हुआ चाहता है। तकरीबन 11:20 से लेट, और बहुत ठंड है, चिली वेदर और विंडी है यहाँ पर। एक तो ये माहौल देख लें, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, हमने यहाँ पर 2 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आप लोगों ने खुद इब्तिदाइया में भी कहा कि ये स्विंग स्टेट है, जब बाकी 7 है उसमें से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद है, यानी जो इलेक्टेबल्स है वो 19 है। और यहाँ पर 2 दिन के अंदर हमने जिससे भी बात की, हर बंदा ये क्लेम करता है कि अगर पेंसिल्वेनिया जिधर वोट डालेगा तो वही पलड़ा भारी होगा और वही सदर बनने में कामयाब होगा। बाकी स्टेट्स के हवाले से भी कहा जाता है, लेकिन इस स्टेट्स की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, जहाँ तक गहमा गहमी है, क्योंकि मैं इस वक्त हैसलबर्ग जो कैपिटल है पेंसिल्वेनिया का, वहाँ पर मौजूद हूँ, जिसको 2 दिन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है, और ये मैंने देखा कोई इतना बड़ा कंजेस्टेड इलाका नहीं है, बहुत दूर दूर बिल्डिंग्स है, डाउनटाउन भी है, वो भी बड़ा ही जो है वो इतना ज़्यादा बिजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमने यहाँ पर जो लोकल है उनसे भी बात की है। यहाँ पर बहुत नेक टू नेक मुकाबला है अब्दुल्ला हुमा, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ वोट जाता है। कोई लोग ये समझते हैं, अगर उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो समझते हैं कि बस ट्रंप जीतने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद 2-4 बंदों से आप बात करते हैं तो वो कमला हैरिस की बात करते हैं कि वो जीतने वाली है। तो
और यहाँ पर मजे की एक बात ये भी है कि ग्रीन पार्टी के नाम से भी हमने एक नई पार्टी का यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में नाम सुना है कि एक तीसरी पार्टी है ग्रीन पार्टी, जिसको मजहबी वोट बताया जा रहा है कि वो लोग जो कि फलस्तीन के हवाले से जो दोनों पार्टीज की पॉलिसीज है, एक तो जो हुकूमत में है इस वक्त वो, और एक जो हुकूमत में आने की कोशिश कर रही है उनकी भी पॉलिसी वाजिया नहीं है। तो काफी वोट जो है यहाँ पर हमने देखा कि वो ग्रीन पार्टी को भी देने का इरादा लोग रखते हैं। उस पर भी हमने सवाल ये किया कि ग्रीन पार्टी को वोट अगर पड़ता है तो वोट किसका टूटेगा, क्या ट्रम्प का टूटेगा या कमला हैरिस का टूटेगा? तो वो भी इसमें भी डिवीजन है, कोई कहता है जी ट्रम्प का टूट रहा है, डेमोक्रेट्स की भी पॉलिसी पैलेस्टाइन और गाजा के इशू को लेकर तो वही वोट कर रहे होंगे जो अपना वोट यूज जरूर करना चाहते हैं, वो जो हम भी कहते हैं जाया ना करें, लेकिन पॉलिसी। अच्छा, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं? मतलब डेमोक्रेट्स की भी क्या ही पॉलिसी तब्दील होगी अगर वो जीती हैं गाजा और पैलेस्टाइन को लेकर? क्योंकि उनकी भी स्टेटमेंट्स कुछ आ चुकी हैं सामने जिसमें उन्होंने कहा जी जो है हम इजरायली सपोर्ट उसी तरह बल्कि शायद उससे ज़्यादा जारी रखेंगे। और आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप की क्या राय है इस मामले को लेकर। डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं? अमेरिका की इन्फ्लेशन जो आम आदमी की मुश्किलात हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, या दुनिया के हालात डिसाइडिंग फैक्टर हैं? किस चीज़ को लेकर लोग डिसाइड कर रहे हैं किसको वोट देना है? अब्दुल्ला, जो कि थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि ट्रंप को जो एज हासिल है वो ये है कि जो 4 साल इस वक्त डेमोक्रेट जो इस वक्त हुकूमत में रही है, जो बाइडेन की जो हुकूमत है, स्पेशली जो पैलेस्टाइन वाली सिचुएशन थी, बाकी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, इन्फ्लेशन रेट बड़ा हाई चला गया है, यहाँ पर लोगों की जॉब्स जो है वो जा रही है, तो वो एक एडवांटेज जो है वो हासिल जरूर है ट्रंप को, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर एक पार्टी मौजूद है जिसका एक प्रेसिडेंट खातून की शक्ल में सामने आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहां पर कमला हैरिस ये भी क्लेम करती है कि माजी में जो ट्रंप की हुकूमत थी उसमें उन्होंने स्पेशली जो इमिग्रेंट्स को लेकर के यहाँ पर कार्रवाइयाँ की, बॉर्डर को बंद करने की बात की, यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को उठाया गया और इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। वो भी खौफजदा है कि अगर ट्रंप आए तो शायद उनके लिए जो उनका ऑन ग्राउंड प्रोसेस है वो रुक ना जाए, किसी का ग्रीन कार्ड होने जा रहा है तो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, काफी फैक्टर जरूर है। लेकिन थोड़ा सा ट्रंप के लिए अगर प्लस पॉइंट ये है कि ट्रंप क्योंकि हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत रूलिंग पार्टी जो मौजूद है वो ऑलरेडी ही कई लोग से उनकी पॉलिसी से तंग में, तो वो एक थोड़ा सा कमला हैरिस के लिए नेगेटिव पॉइंट जरूर, लेकिन वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल जरूर कर रही है। पिछले 60 से 90 दिन के अंदर जो उन्होंने कैंपेन की और जो उनको रिस्पांस मिला है, तो वो भी एक लोग समझते हैं कि, और स्पेशली अब्दुल्ला जो उनको खातून का वोट मतलब बाइडेन की बुरी परफॉर्मेंस वो शायद रिफ्लेक्ट कर सकती है कमला की जीत या हार पे। थैंक यू सो मच। आप हम देख रहे हैं कि बड़ी सर्दी में आप खड़े हैं, प्लीज जाएं, जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। थैंक यू। अच्छा, तो बेसिकली हम वो शुरू में बात कर रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में मैच पड़ा हुआ था कल के मैच में, तो इधर भी अमेरिका में मैच पड़ा हुआ है, बिकॉज रियली यू कांट टेल, ये अयाज से भी बात करके और वैसे भी जितना हम रीडअप वगैरह कर रहे हैं, तो कोई पार्टी जो है वो फेवरेट्स या हैवी साइड की नहीं है कि जी यही जीतेंगे। इट्स रियली गोइंग नेक टू नेक। जब जहाँ लोग बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस पर तनकीद करते हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का दौर भी सबको याद होगा ही। अच्छा, वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ और फिर हम मजीद इस पर बात करेंगे विद सम मोर गेस्ट्स। वेलकम बैक। हमने आपसे कहा था कि हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि ये इलेक्शंस देखिए, एक मुल्क के इलेक्शंस होते हैं ना तो यूजुअली बस उसी पे असर पड़ता है, लेकिन जब अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं तो पूरी दुनिया पे असर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होती हैं, उनका लिटरली मैं तो कहूँगी बराह रास्त इफेक्ट होता है बाकी मुल्कों पे, उनकी पॉलिसीज़ पे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक जमात है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो इंतज़ार में है, उन्होंने उम्मीदें एक उम्मीदवार के साथ लगाई हुई हैं कि अगर वो आ गए तो हमारे दिन जो हैं वो बदल सकते हैं, हमारे दिन बदल सकते हैं या हमारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। बांग्लादेश में यही सूरत हाल है। हसीना वाजिद साहिबा के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही समझ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो वो वापस आ जाएंगी या उनके लिए बेहतरी हो जाएगी। और फिर मिडिल ईस्ट की तरफ से अगर देखा जाए, वहाँ जो हालात हैं, वहाँ भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नया प्रेसिडेंट कौन आएगा और फिर क्या उसके असरात हैं। सफीर अमेरिका में रह चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शहरी साहिबा, हम इससे पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे थे। आपका ज़ाहिर तजर्बा है, आपका वक्त गुजरा है, आपने सहाफ़त की है। आपके ख्याल में इस मरतबा क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिस पे अमरीकी शहरी अपने वोट का इंतखाब करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका को फ्लू होता है तो सारी दुनिया में चीख तो आती है। अब ये जी, अब सूरत हाल ये है कि इतना कांटे का इलेक्शन जो खासतौर से स्विंग स्टेट्स में तय होता है 7
एंड में जाके, वो कभी शायद हाल की दुनिया में नहीं देखा गया अमेरिका में। उनके अपने पोस्टर्स भी कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि कुछ भी हो सकता है एंड तक। और दूसरी बात ये कि जो पॉपुलर वोट वहाँ जीतता है वो जरूरी नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट करके व्हाइट हाउस का मकीन बनाए। तो देखिए, बात वहाँ पे डेमोक्रेट्स के लिए खास तौर पे बढ़ता हुआ एक तनाज़ा क्लाइमेट चेंज पे है, इकोनॉमी पे है, और डोनाल्ड ट्रंप ने और ख़वातीन की पॉलिसीज, अबॉर्शन वगैरह, ये इनके लिए बहुत अहम है। और टैक्सेशन दोनों साइड्स के लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना एक पोजीशन ली हुई है। ट्रेड टैरिफ्स जो उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई है ग्लोबल, कि मैं 60% टैरिफ चाइना पे लगाऊंगा और दूसरी दुनिया पर का भी सोचूंगा। तो उनका जो बार बार कहना है कि मैं पाकिस्तान में अपना अमेरिका का को पहले तरजीह दूंगा, जो मागा उनका एक पूरा सिस्टम चला हुआ है, एक स्लोगन बनाया हुआ उन्होंने, उससे अमेरिकी सोसाइटी बहुत एक तफरीक और पोलराइजेशन का शिकार हो चुकी है जी काफी सालों से। और अब तो सूरत हाल बड़ी बदली भी है। एक जमाने में आपको याद है हम कहते थे देखिए कितना ग्रेसफुली वो शिकस्त को कबूल करते हैं, जो भी जिनकी डिफीट होती है, तो वो और ग्रेसफुल ट्रांजिशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने लगा, खासतौर से क्योंकि ट्रंप साहब ने कल कह दिया है कि मैं तो नहीं तस्लीम करूंगा नतायज अगर मैं नहीं जीता। तो ये बात आपने पहले भी यहाँ कहीं पाकिस्तान में सुनी होगी। तो और इससे पहले भी कैपिटल हिल वाला वाकया देख चुके हैं, जाहिर है। जी 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 जी। देखिए शेरी साहब, यही चीजें देखते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वहाँ, और फिर उन्होंने एक और कैंपेन में वो नहीं जीत सके। नाउ ही इज कमिंग बैक ऑलमोस्ट विद अ वेंजेंस कहा जा सकता है। अमेरिकनों ने ये सारी चीजें पहले देख ली हैं। ही दे हैव ट्राइड दिस प्रेसिडेंट अगेन, वुड दे लाइक टू ट्राई हिम अगेन? क्योंकि कमाला ऑन द फ्लिप साइड 4 साल से बड़े फेमिलियर हैं अमेरिकन उनसे भी, और ऑब्वियसली उन लोगों की पॉलिसीज भी डेमोक्रेट्स की उन जानते हैं। तो बाइडेन की बुरी परफॉर्मेंस या उनके जो इश्यूज हैं वो भी सबके सामने, कमाला उनका वोट भी उठा रही है। का भी एक साया पड़ता है ना कैंडिडेट पे। अब वो उनके शैडो से जब निकलेंगी तो बात है, लेकिन जो भी है प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसीज का नतीजा उन पर भी हो रहा है, खासतौर से इजराइल के और फलस्तीन के हवाले से। तो अब ये सूरत हाल मैं समझती हूँ एकदम बदलेगी नहीं। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड तो जरूर होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ ये नताइज के बाद जाएगा सिस्टम, और एक तवील तनाज़ात का फिर शायद शिकार हो सकता है ये मुल्क, जो अपने आप को सबसे पुरानी जमहूरियत कहता है। और ये तब्दीलियां कोई मैं नहीं समझती ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छी है ना उसकी सोसाइटी के लिए। कैंपसेस से लेकर हर जगह तक एक कैंसल कल्चर बन चुका है एक दूसरे पर जी। तो अब आप जो कह रहे हैं ना कि मैं तो समझती हूँ कि मुस्लिम वोटर्स जो 1% हैं अमेरिका में और बड़ा असर व वसूख रखते थे, वो पीछे हटे हुए हैं। वो नॉर्मली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं ज़ाहिर है फ़लस्तीन के हवाले से। और अभी कोई जैसे प्रेसिडेंट ओबामा को 80% मिला था वोट, इनको कोई 20 to 30 अभी तक कैच अप कर रहे हैं कमला हैरिस। खैर उनके पास एडवांटेज जो है वो कॉलेज गोइंग लोगों का और ख़वातीन का है जी। ख़वातीन ओवर 50% हैं अमेरिका में, रजिस्टर्ड वोट्स भी उनके ज़्यादा हैं। अगर वो निकल के आई तो फिर पॉपुलर वोट में कमला हैरिस शायद आगे हो सकती हैं। लेकिन हम मुस्लिम वोट की अगर बात करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, अगर देखा जाए तो तब भी कोई क्लियर कैंडिडेट नजर नहीं आता मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि यहाँ की दोनों की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की पॉलिसीज देखें तो उनमें कोई रिलीफ नहीं नजर आता कि कोई फलस्तीनियों को या पूरे उस खित्ते को कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल, दिस कैन आल्सो बी अ वेरी, ऐसा लगता है कि एक मुकाबला है कि इजराइल को और कौन मदद करेगा, बढ़ चढ़कर और कौन उनका साथ देगा। क्योंकि दोनों में से किसी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी नहीं कि हम कोई इनको रोकेंगे। कोई जी बिल्कुल, कि आपको कोई तकवीयत मिले कि जी फला कैंडिडेट हमें थोड़ी सी फलस्तीनियों को तकवीयत दे, या मुसलमानों की तरफ रुझान हो, या इंसाफ की तरफ रुझान हो। तो अभी आई थिंक कल की बात है कि जब स्विंग स्टेट्स दोनों टूर कर रहे हैं,
उसमें कमला हैरिस ने अंडर प्रेशर कहा है आके वोटर्स से कि मैं जरूर कोई ना कोई हल ढूंढूंगी इसका, और वहाँ जो हो रहा है ये बिल्कुल इंसाफ के तराजू को और इंसाफ के तकाजों से बाहर है, ये उन्होंने कल कहा है जब वो बहुत इंटेंस प्रेशर में आई हैं। तो ये, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये कोई इसका मतलब नहीं है कि ऑफिस में आके, व्हाइट हाउस में आके वो फिर अपनी लॉबीज और एस्टैब्लिशमेंट का शिकार नहीं हो जाएंगे, कैप्चर नहीं हो जाएगा उनका उनसे, और फिर वही आपको देखने में होगा कि चाहते हुए उन्होंने कहा है, इससे पहले भी उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है। अच्छा शरीफ साहब, लास्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, और जो मुसलमान समझ रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, जो मुसलमान समझ रहे हैं, एक मुझे किसी ने आर्टिकल भेजा वहाँ पाकिस्तानी ने कि जी ट्रम्प फलस्तीन में जो वहाँ करेगा वो बेहतरी होगी। मैं समझती हूँ वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये नहीं पता जी के किसी को कि वो जाके वहाँ क्या करेंगे। एक तो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जी, और कुछ किसी ने तो कहा कि वो तो फ्लैटन करेंगे गाजा को, जबकि मुझे नहीं पता कि गाजा में और कोई गुंजाइश करने के लिए। अच्छा हम ब्रीफली, हमारे पास वक्त कम है शरीफ साहिबा, हम अपने जरा जो मामलात हैं उनको डिस्कस कर लें। हमारी यहाँ एक सियासी जमात है, उधर बांग्लादेश में एक सियासी जमात है या उनके सपोर्टर्स हैं, वो बहुत सारी उम्मीदें ट्रंप से लगाए बैठे हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप वुड बी इंटरेस्टेड कि वो यहाँ पीटीआई को कोई रिलीफ दिलाएं या इमरान खान के लिए? इज ही इवन थिंकिंग अबाउट इट? मतलब देखिए बिल्कुल आपने सही, इज व्हाई वुड ही बी थिंकिंग अबाउट इट जी। आप बताएं पाकिस्तान उनकी जहन पर क्यों होगा, वो अपनी ऑप्शंस उस पर क्यों चेंज करेंगे, वो अपनी पॉलिसीज उस पर क्यों, और मुदाखलत जो है, देखिए अमरीकी मुदाखलत आमरीत के पुराने दौर में कभी कभी बहुत होती थी, लेकिन इतनी ऑब्वियस अब मुदाखलत मैं समझती हूँ अमेरिका करने से कासिर होगा, जो जिसकी तवक्को हो रही है जी के पीटीआई ने बहुत वहाँ लॉबिंग भी की है। वहाँ लॉबिंग करके उनके अरकान से खत भी लिखवा देती है, और वहाँ पे आपको पता है हमारी कम्युनिटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि डोनर्स हैं इनके, तो आपको लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है? जी, डोनर्स अमेरिकन इलेक्शन में तो बाप बन जाता है ना कैंडिडेट का, इन अ सेंस, तो वो, और इलेक्शन के दरमियान कांग्रेसमैन के पास जाके आप एक चेक दे के लिखवा तो सकते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आइदर वे, यू सी। तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने लिख दिया चेक और साइन कर दिया। अब आगे जाके इस हाउ दिस विल ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत लोगों से हमने ये सवाल किया है, लेकिन जवाब आया कि वी आर नॉट अ प्रायोरिटी ओवर देयर, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अस। ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी है, 15% कर दी है। माशी माहिरीन के नज़दीक ये फैसला मुल्क में इक़्तिसादी और कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कमी हुई है। माशी माहिरीन के ख्याल में शरह सूद में कमी से न सिर्फ निजी शोबे में कर्ज की तलब बढ़ेगी, बल्कि बैंक भी टैक्स से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकेंगे। फिर सर्टनली उससे कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। तो शरह सूद में जी कमी के इम्कानात ही को देखिए तो कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स जो है वो 92,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया, और लेकिन ताजरों का एक बड़ा हल्का जो है वो 2.5% कमी से ज़्यादा मुतमईन नहीं है, और FPCCI शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया है। This is what is happening. ताजरों की नुमाइंदा तंजीम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, स्टेट बैंक ने बिलाखिर वो खबर सुना दी जिस सनतकारों की डिमांड थी, शरह सूद में कमी कर दी है। तो क्या अभी भी आपको रिजर्वेशंस हैं, ये कमी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है? जी, शरह सूद की जो कमी जो की गई है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन में वो हो रही है कमी, इस हिसाब से कमी नहीं की गई। जो बिजनेस कम्युनिटी जो सोच रही थी कि ये 5% तक नीचे लाएंगे, 500 बेसिस पॉइंट तक, वो नहीं किया गया। अगर आप कंपैरिजन किया जाए 2021 से, तो 2021 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट था वो आज के इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा था, मगर वो उस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 7%। अच्छा, फिर हम चाहेंगे कि ज़रा आप हमें समझाएं ये बात, क्योंकि सनतकार
अगर ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होनी चाहिए तो फिर अवाम और हुकूमत भी ये जानना चाहेगी कि आपके मुतालबे के मुताबिक सब हो गया तो इससे मईशत को क्या फ़ायदा देंगे, ग्रोथ रेट कहाँ तक आ जाएगी, ये ज़रा आप बताएं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी होगा जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, मगर साथ में कंडीशन ये भी है कि ऐसा ना हो कि हुकूमत ही सारा बोरोइंग करके ले जाए। इस वक्त हुकूमत 82% बोरोइंग कर रही है और 18% जो है वो बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मगर साथ में बिजली है, गैस है, ये सब चीज़ें और लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब चीज़ें भी बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है और आगे पाकिस्तान को बहुत चांसेस मिलेंगे। उसके रीज़न ये है कि चाइना जो है उस पर यूएसए जो है इम्पोर्ट, और जो अभी यूएस से बातें कर रहे हैं यूएसए के अंदर कि चाइना पे ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, तो चाइना के ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ेगा। बांग्लादेश के अंदर भी इस वक्त जो हालात ख़राब हुए हैं, तो ये सब चीज़ों का पाकिस्तान बेनिफिट उठा सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी सही करे। देखिए ना, अभी नेपरा ये कह रहा है कि 25% इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया है। हमने कई से पूछा, कई और कह रहे हैं हमारे यहाँ भी 6% कम हो गया है। तो इंडस्ट्री के कंजम्पशन कम होना तो ये अच्छी साइन नहीं है। इनको सब चीजें साइमल्टेनियस भी सही करनी पड़ेंगी, वरना जो है ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, आपने कहा शुक्रिया जावेद ग्रोथ बुलवानी। ये तो और क्या कुछ करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत का एतमाद आसमानों को छू रहा है और किसी भी किस्म की कानून साजी हुकूमत के लिए अब चुटकियों का खेल है। और कल ये भी देखा गया है कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में भी तब्दीली कर ली और आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। दूसरी तरफ अवामी मकबूलियत के दावेदार और अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि उसने आगे करना क्या है और इसी कन्फ्यूजन का नतीजा है कि हुकूमत पीटीआई को ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह मात देती दिखाई दे रही है। और 26वीं तरमीम पर तो फिर हुकूमत ने इनडायरेक्ट ही सही पीटीआई को इंगेज कर लिया था, मगर कल इतनी बड़ी कानून साजी करते हुए एतमाद में लेना तो दूर, हुकूमत ने पीटीआई को रवायती तौर पर भी आगाह करना मुनासिब नहीं समझा। पीटीआई में फैसला साजी के बहरान का अंदाज़ा ये लगाएं कि इतनी बड़ी कानून साजी पर भी पार्टी चेयरमैन फैसला ही नहीं कर पाए कि आखिर पार्टी लाइन क्या होनी चाहिए। हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के पैसे करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को सवाबी में जलसे की कॉल दे रखी है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांधने की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं आए जनाजा वनाजा पढ़ लेना, मगर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास इनसे इत्तफाक नहीं करते कि फैसला कुन तहरीक चलने वाली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फाइनल कॉल तो नहीं देने जा रहा है कोई भी, ये बड़ी वाज़ेह है, इसलिए कि जो 9 को वहाँ पे जरगा या जलसा या अवामी अदालत या जो भी गैदरिंग है 9 तारीख को, उसमें सब लोग इकट्ठे होंगे। वहाँ फैसला होगा कि किस वो जो कॉल है जिसको लोग फाइनल कहते हैं, या अगर फाइनल नहीं भी है और फाइनल से पहले कोई कॉल है, वो जो भी है वो सब कुछ हम 9 को मिल के वहाँ करेंगे और अवाम के साथ बैठ के करेंगे। देखिए क्या होता है कि फ़ाइनल कॉल, एक बंदा कहता है कि हम तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे, फिर कहते हैं जी ये तो फ़ाइनल कॉल नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर साहब थैंक यू, बताइएगा कन्फ्यूजन ही हम इसे कहें, क्योंकि अली अमीन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, वाकई लगता है बड़ा संजीदा है वो। और इससे पहले भी काफ़ी लोग बात कर चुके हैं कि हम 3-4 लोग इकट्ठे कर लें तो फिर हम सारा निज़ाम बदल देंगे। फिर शेख वकास कहते हैं अभी ये फ़ाइनल कॉल नहीं है, अभी कुछ वक्त लगेगा। सो अभी बस वक्त ही लगेगा, अभी फ़ाइनल कॉल नहीं है, या कोई वाकई बड़ा एहतजाज बस रेडी है आपका? मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। पार्टी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम इस
मौजूदा जेली गैर आईनी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और हम समझते हैं कि इनके तमाम इक़दामात ये ना सिर्फ अवाम दुश्मन बल्कि मुल्क दुश्मन इक़दामात हैं और इनके खिलाफ एहतजाज करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है और हमने हमेशा ये हक इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद महीनों में PTI ने मुल्क गिर मुजाहरे भी किए, एहतजाज भी किया और इस्लामाबाद में भी मुजाहरे किए, लाहौर में भी किए, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हमने प्रोटेस्ट किया और हमारे कारकुनान के खिलाफ जिस तरह का क्रैक डाउन इस जेली हुकूमत के तहत पुलिस और दीगर इदारे कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। इंसानी हुकूक की जो वायलेशन हो रही हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए हमारा तो एहतजाज जारी है। रह गई बात गंडापुर साहब की बयान की, तो गंडापुर साहब ने जो बयान दिया मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा सोच समझ कर बयान दिया है। बिल्कुल एहतजाज है और एहतजाज रहेगा, अलबत्ता कब और कहाँ किस शक्ल में किस नौइयत का एहतजाज होगा ये यकीनन पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उनके फैसले के मुताबिक होगा। बैरिस्टर साहब यही हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब अगर आप लोग क्लियर हैं कि क्या होने जा रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बता दें कि फ़ैसला क्या है, अब किस दिन एहतजाज होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ तो शेयर कीजिए। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी बात कि ये तरीक़ाकार कब होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, कितने अरसे तक होगा, उसका तरीक़ाकार और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नहीं करने, ये पार्टी की तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने करने। और अभी तक यकीनन उस पर काम भी हो रहा है, मरकजी सतह पे भी मुशावरतें हो रही हैं। जैसे ही कोई नेक्स्ट स्टेप और नए मरहले के हवाले से कोई लाहे अमल सामने आता है तो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी तंजीम और वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर जो हमारे लीडर हैं वो उसके मुताबिक स्ट्रेटजी अपनी करेंगे, बनाएंगे और उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। फिलहाल इस वक्त तक सिर्फ इतना ही फैसला हुआ है कि सवाबी के मकाम पे 8, 9, 10 नवंबर को 3 रोज़ा एक इज्तिमा होगा जो पार्टी ही उसको ऑर्गेनाइज करेगी। मेज़बान खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की तंजीम होगी और उसमें तमाम पाकिस्तान से वर्कर्स को और रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी जाएगी और वो आएंगे और 3 दिन वहाँ पर एक इज्तिमा होगा। बैरिस्टर साहब अब तासुर ये बन रहा है कि तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान वगैरह जो हैं सारे मिलके ये कंफ्यूज हैं और हुकूमत अपनी मर्जी के कानून बनाती चली जा रही है और नज़र भी आ रहा है, तो क्या अपोजिशन का यूनाइटेड ना होना हुकूमत के लिए ये लाइफ लाइन नहीं साबित हो रहा? देखिए मैं ये नहीं समझता कि हुकूमत की कोई सियासी हिकमत अमली कोई इतनी बेहतरीन है कि जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी की कानून साजी कर रहे हैं या अपनी मर्जी की पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत धौंस धड़ल्ले, गैर कानूनी हथकंडे, लाकानूनियत और जबर और तशद्दुद इस्तेमाल करके कानून साजी कर रही है। ही इसमें अपोजिशन की कमजोरियां हैं। यकीनन अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टियों के अपने अपने अहदाफ हैं, मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात इख्तलाफ भी होता है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब शुरू में अब PTI के साथ एक ही पेज पे थे, लेकिन बाद में उन्होंने आईनी तरमीम को विद सर्टेन कंसिडरेशंस के वो समझते हैं कि उसमें तरमीम उनकी मर्जी के मुताबिक हो गई और उसको मेलो डाउन किया गया, तो उन्होंने इसके बाद वोट दिया उनको। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, अपनी काबिलियत या अहलियत की बुनियाद पे नहीं बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है। जो हालात हैं उसमें बस वो काबिज हैं और उनका कब्जा जारी है। जिस दिन भी पलटा खा गए हालात तो इंशाअल्लाह ये जेल में होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में इक़्तिदार में होगी और हम इनका एहतसाब करेंगे। चलिए ये तो आपने उम्मीद जाहिर करती है कि आप इक़्तिदार में होंगे और दूसरों का एहतसाब कर रहे होंगे। ये बता दीजिए ज़रा हट के कि उससे पहले आप क्या PIA भी ख़रीद लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जाहिर किया था पख्तूनख्वा ने? देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ जो PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो बोली थी उसमें हमने दिलचस्पी का इजहार किया है और हम ये समझते हैं कि अगर हमारी कीमत जो हर रेट हम ऑफ़र कर रहे हैं उस पर हमें PIA मिलती है तो हम ज़रूर लेंगे। उसकी वजह यह है कि ये एक पाकिस्तान की एक प्राइड का इदारा था, एयरलाइन थी
और हम नहीं चाहते कि कोई ये जो इदारा है जिसके साथ पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा मुंसलिक है, वो किसी गैर मुल्की इदारे की तरफ जाए और इसकी मलकियत में गैर पाकिस्तानियों का हाथ हो। तो ये हमारी ख्वाहिश है और हमने इसीलिए उसके लिए बेट की है, उसके लिए ऑफर की है। अपनी निजी एयरलाइन बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता ये मालूमात पंजाब हुकूमत की तरफ से मीडिया में आई हैं कि वो लोग अपनी पंजाब एयरलाइन के नाम से कोई अपनी एयरलाइन बनाना चाह रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि PIA जो पाकिस्तान की एक फ्लैगशिप इदारा था, हमेशा से या मुस्लिम लीग नून और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ही इस मुल्क में रही हैं, उन्होंने इस एयरलाइन को तबाह किया है। लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टली समझते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि PIA को पाकिस्तानियों ही के हाथ में होना चाहिए और इसीलिए हमने बिड की और इंशाल्लाह अगर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मामला चलता है तो हमारी बिड एक्सेप्ट होगी और इंशाल्लाह PIA को हम खरीद। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर सैफ फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये जो आपका लास्ट वाला सवाल था, ये बड़ा एक क्यूरियोसिटी हुई है PIA के हवाले से, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे। आप भी कहीं कंटेंडर तो नहीं है? मेरा दिल चाह रहा है, मतलब जब हर कोई हो रहा है, जब हर कोई हो रहा है तो हम क्यों ना हो, है ना। एनीवे, अच्छा ये बड़ी एक क्या कहें अजीबोगरीब सी बात है। एक वाक़या पेश आया जी कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 2 में, और कल एक खातून और एक आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। मैं बता रही थी वैसे, जो कि अपनी गाड़ी में बेहोशी की हालत में मिले थे, और आपको बताएं कि अस्पताल हुकाम के मुताबिक 28 साला खातून मुर्दा हालत में थी, जबकि 30 साला शख्स जो है वो बेहोश था, जिसकी हालत अब भी तशवीशनाक है। और ये पता चला कि दोनों आपस में साली और बहनोई थे। लवाहिकीन ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। बज़ाहिर ये बहुत ही पुरअसरार किस्म का मामला है, और खातून की मौत कैसे हुई, मतलब ये बहुत से सवाल नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा नेचुरली। एंड दे वर इनसाइड एन ऑटो शॉप, तो वो ऑटो शॉप भी कहा जा रहा है कि जो बहनोई हैं उनकी अपनी ऑटो शॉप थी, गाड़ी में एसी ऑन था, इंजन ऑन था, हुआ क्या ये पता करना है। और शबाला आसलाम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। मतलब पोस्ट नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कैसे मौत वाक़ई हुई है और क्या हालत है दूसरा जो बच जाने वाला शख्स है उसकी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अब्दुल्ला मैं ये बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या डिफेंस फेज़ 2 में पेश आया था, और जिसमें एक गैराज में जो गाड़ी थी उसमें से जो मौजूद एक लड़का लड़की थे उनको बेहोशी की हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और उसके बाद फिर अस्पताल हुकाम ने ये बताया था कि जो लड़की थी वो ब्रॉड डेड लाई गई थी, जबकि जो लड़का था वो अनकॉन्शियस स्टेट में था। स्टार्टिंग में इनिशियल में कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या ऐसा वाक़या इनके साथ रहनुमा हुआ। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये शुबा भी जाहिर किया था कि हो सकता है कोई नशा आवर ला के पिलाती हो, या फिर कोई जो जहर है उसका कोई शोबा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन फिर उसके जो फैमिली थे वो भी वहाँ पर आए। अब इनका जो आपस में ताल्लुक था वो साली और बहनोई का भी था। फर्दर सबसे पहले तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी वो पुलिस की जानिब से नहीं की जा रही थी, लाइल्मी का भी इजहार किया जा रहा था पुलिस की जानिब से, और जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगी। उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आ रही थी। फिर फैमिली को आमादा भी किया गया, पुलिस ने काफ़ी आमादा किया, और उसके बाद फैमिली इस चीज़ पर राज़ी हुई। तो जो लड़की का जो पोस्टमार्टम है वो करवा लिया गया है, और जो उसके नमूने बॉडी के फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हमें फर्दर ऑन केस में देखने को भी मिली। जो लड़का था ये बताया जा रहा था पुलिस हुकाम की जानिब से कि वो उसका अपना गैराज था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पुलिस ने ये भी कहा है कि सबसे पहले अभी जो चीज़ सस्पेक्ट की जा रही है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में लीक हो गई थी, जिसकी वजह से जो वाक़या है वो पेश आया। क्योंकि कोई भी तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिलते, ना उनकी बॉडी पर ऐसे कोई निशानात हैं तशद्दुद के, या फिर कोई ऐसे शवाहिद जिसमें जहर दिया गया। और इनिशियली तो ये कहा जा रहा है कि वो कार्बन जी शवाला ये भी बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज ऑब्वियसली अगर एक गराज है चल रहा था, एक शॉप है ऑलमोस्ट, तो उसमें कोई कैमरास तो डेफिनेटली होंगे। और दूसरा कि इनको डिस्कवर किसने किया कि अगर ये गाड़ी में थे, रात का वक्त था, तो किसने डिस्कवर किया कि ये अंदर अनकॉन्शियस है? अच्छा देखिए, ये रात का वक्त नहीं था ये, क्योंकि जो उसके घर वाले हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि 7:30 बजे के करीब लड़की भी जिम का कहकर अपने घर से निकली थी, और जो लड़का था वो ये कहकर निकला था कि वो अस्पताल जा रहा है। उसके बेटे से भी हमने खुद बात की थी
तो उनका यही कहना था। अब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि गैराज उनका था, और सबसे पहले तो ये भी इनिशियली आया था कि जो वर्कशॉप मुलाजमीन थे वो उनको अस्पताल लेके आए थे, और फिर फैमिली को भी इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। पर फैमिली को मालूम हुआ कि जो दोनों हैं वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में है, तो फैमिली फिर वहाँ पर आई। और एक आपको मैं ये भी चीज़ बताऊँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कह रहे हैं कि वो लीक हुआ थी गाड़ी में, तो जो गैराज था वो बहुत ही क्लोज था, बंद था, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी ट्रैप कर जाती हैं गाड़ी में। इस तरीके से जो गैस लीक हुई, इनको शायद मिनटों में भी पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि जब वो इस तरह गैराज में अगर कभी गलती से कोई सो जाए और गैस भर जाए तो वो हो जाता है। लेकिन ये क्या उम्र होगी इस आदमी की, क्योंकि अगर उसके बेटे से आपकी बात हुई है, 30 साल शख्स था और 28 साल खातून। ओके, सो ये है सूरत हाल। उनकी जो उम्रें हैं वो यही बताई जा रही हैं कि वो लड़की 28 साल की थी और जो लड़का था वो 30 साल था, जबकि उस लड़के के 3 बच्चे भी हैं। और मैं आपको ये बताऊं अब्दुल्ला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करेंगे इतनी टॉक्सिक होती है क्योंकि ये ओडोरलेस होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता और ये चंद मिनटों में ही अनकॉन्शियस कर देती है हमारे दिमाग को। राइट, गॉट इट शिवाला, थैंक यू फॉर द डिटेल तो पता, लेकिन व्हाट हैपेंड ये एक सवाल ज़रूर रह गया है। डेफिनेटली पोस्टमार्टम और बाकी इन्वेस्टिगेशन से पता तो चल जाएगा। लेकिन एक ही फैमिली के से थे, कहीं रात नहीं, सुबह ही गए थे और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा ख्याल है वर्कशॉप यहाँ कितने बजे खुलती है, 11 बजे खुल जाती है, 10 बजे खुलती है वर्कशॉप, सो उस वक्त डिस्कवर कर लिए गए। ऑलराइट, ओके, मोर डिटेल्स ऑन दिस एज वी गेट देम, और इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब की हम बात करेंगे। अमरीका के सियासी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाली तज्ज़ियाकार डॉक्टर मिनहास मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, अमरीका में ज़ाहिर है इलेक्शन हैं और एक दफ़ा फिर सदर ट्रंप मद्दे मुकाबिल हैं। इस मरतबा मद्दे मुकाबिल हैं कमाला हैरिस के, जिनको डेमोक्रेट्स का बैकअप उम्मीदवार गर्दाना जा रहा था या है। सो क्या रिपब्लिकन्स को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ऑलरेडी बरसर इक़्तिदार हैं और बाइडन की पॉलिसियों से लोग बहुत खुश नहीं हैं? जो है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, जबकि कमला हैरिस जो है वो अलायंस की बात करती हैं, अपने जो कमिटमेंट्स हैं टू इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात करती हैं। सो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं अमेरिकन जो वोटर्स हैं कि वो उनके लिए क्या कौन से इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे ख्याल में कमला हैरिस के बैकअप कैंडिडेट की बात तो एज सच मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो उनके लिए कोई इस तरह की रुकावट बनेगी प्रेसिडेंट बनने में। डिपेंड करता है कि जितने स्टेट्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। अब अमेरिका में ट्रेडिशनलिस्ट्स भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं, लिबरल भी हैं। ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे ख़्याल में ट्रंप को मिलेगी वो ट्रेडिशनलिस्ट या कंजर्वेटिव या जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो उनकी बात करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं उनकी बात करते हैं। और कमला हैरिस जो है वो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, सोशल और सिविक सर्विसेज की वो बात करती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वोटर की डिमांड क्या है या वोटर किस तरह से अपनी सिचुएशन को देखते हैं। फिर इसमें स्विंग स्टेट्स का बहुत अहम रोल हो जाता है। अब बाज़ स्विंग स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें कमला का जो ये इलेक्शन स्लोगन्स हम जिसे कहेंगे, कैंपेन के जो स्लोगन्स थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह कुछ स्विंग स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ट्रंप की मकबूलियत है। तो ये ऐसा सच नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप को कमला हैरिस के ऊपर कोई बरतरी हासिल होगी इस इलेक्शन में।
डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने ये तो बड़ा अच्छी तरह समझा दिया कि वहाँ लोग क्या देख रहे हैं इन देयर कैंडिडेट्स और किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कैंडिडेट्स में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक जमात को ट्रंप से उम्मीदें होना एक तरफ चलें, उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मजमूई तौर पर पाकिस्तान को कि कौन सदर बनेगा या नहीं बनेगा उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? हमें ये उम्मीद या ख़दशा रखना चाहिए कि हमारे मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई रेडिकल तब्दीली आ सकती है? पाकिस्तान के लिए तो मैं नहीं समझती कि किसी भी प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका का वो उससे कोई चेंज हम की तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेट्स अगर आएंगे तो वो रिलेशंस, चूँकि पाकिस्तान अलाए रहा है तो रिलेशंस इस हद तक अच्छे होंगे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका का फाइनेंशियल सपोर्ट हमें रहेगा। कि ट्रंप का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा कि विड्रॉ करे जहाँ जहाँ पे यूएस के फोर्सेस हैं या बेसिस हैं। सो ट्रंप के लिए पाकिस्तान एज सच इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा जब तक कि उसको कहीं से ख़तरा महसूस ना हो जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक से आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिनाज मजीद। और काफ़ी एवेन्यूज़ से हमने सुन लिया, कितने लोगों से ओवर द पास्ट फ्यू डेज हम बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्शंस इन यूएस और उसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिका का इस वक्त इस खत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, आपको पता है अफगानिस्तान से निकल चुका है, वहाँ पे कोई जंग की सूरत हाल नहीं है। सो अमेरिका का क्यों इंटरेस्ट होगा? अमेरिका का इंटरेस्ट इस खत्ते में रहा है और मुतअद्दिद अदवार में हमारा इंटरेस्ट हो सकता है कि वहाँ कौन बन रहा है कौन नहीं, लेकिन उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। या फिर डोनाल्ड ट्रंप? Doesn't matter to us, does it even? Does it matter to you? It does matter, but in the bigger picture it does matter. लेकिन को इतने स्टार्क डिफरेंसेस नहीं है कि भाई यही फेवरेट्स है हमारी। कोई आपकी फेवरेट है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। 20वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा है। ख़त में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फ़ैसला किया गया था और फैसला किया गया था केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और ख़त के मुताबिक कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। उसके बाद उन दोनों ने खुद ही अपना इजलास बुला लिया और फिर कहा दरखास्त की, लेकिन फिर भी कॉज लिस्ट कोई जारी नहीं हुई। मुनीब फारूक माहिर कानून भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, मतलब मामला काफ़ी खुलकर सामने भी आ गया है कि वो जो इख्तिलाफ राय या जजेस के दरमियान इख्तिलाफ की बात होती थी, अब वो लाइन्स और स्ट्रॉन्ग या और स्ट्रेंथन होती जा रही हैं अपेरेंटली। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, जो बदकिस्मती से मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हमें कहना पड़ जाता है कि ये वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स ऑफ द जजेस बाय द जजेस। तो ये इसके बाद आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्क्वाइट है, जो पहले भी मौजूद थी उमर साहब बंदियाल साहब के वक्त, हमें लगता था शायद उसके बाद वो कम होगी, लेकिन काजी फैसल साहब के वक्त उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। और अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद, रिगार्डलेस कि उस पर इसको जितने मर्जी एतराजात हो, बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नए चीफ जस्टिस मौजूद है। अब अगर जो तरीकाकार ठीक है, जजेस कमेटी कानून के मुताबिक मौजूद है, लेकिन वो आप बुली तो नहीं कर सकते ना किसी को कि जी आपने ये काम करना है तो करना ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, वो कमेटी बैठती है और उसमें वो रिक्वेस्ट करती है जी कि ये मामला ऐसे किया जाए। और उस कमेटी के अंदर, अब बाय द वे कल जो तरमीम की गई है उसके बाद तो उस कमेटी की कॉम्पोजिशन फिर तब्दील हो गई है। सो इंटरेस्टिंगली ये जो तरीकाकार अपनाया गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से, वो उससे अब आपको एक बात तो बड़ी वाज़ेह होती है कि बेशक आईनी तरमीम के ऊपर सवाल जो मर्जी उठाए, लेकिन इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि ये वही पॉलिसी या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है जो कि एक खास सियासी जमात चाहती है कि हो,
जो वकला का एक खास हिस्सा चाहता है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो से ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में ये फैसला तो कर रहे हैं, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम इन प्लेस भी तो है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी आईनी केसेस होंगे वो आईनी बेंचेस में सुने जाएंगे, तो ये फुल कोर्ट का कैसे तकाजा कर रहे हैं इतने सीनियर जज? देखिए बात ये है कि ये आप जब आप ये समझने लग पड़े कि फुल कोर्ट एक कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो बैठ के ओवरराइड कर सकती है या अनडू कर सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो ये एक माजरत के साथ ये तो फिर एक बड़ा डिक्टेटोरियल किस्म की अप्रोच है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आपको याद हो जब जो 18वीं तरमीम है वो की गई थी तो उसको चैलेंज किया गया, सिर्फ जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर पे फंडा पड़ा, फिर तकरीबन गन पॉइंट पे पीपल्स पार्टी से 19वीं तरमीम करवाई गई। अब अगर वो प्रैक्टिस दोबारा अडॉप्ट करनी है कि जी इसको जो चीजें हमें पसंद नहीं है आप उसको तब्दील करें, ठीक है, मुझे एतराज हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम पे, लेकिन आर्टिकल 239(4) भी तो मौजूद है, 239(4), 239(5) जो कि कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप रावलपिंडी बार एसोसिएशन का फैसला को की बुनियाद बनाकर कि जी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और तो लिहाजा उनको देखा जाए, तो देखिए बात ये है, ये तरमीम पास हो गई, हुई वोट से ही 2/3 अक्सरियत से हुई, उसके नतीजे में बहुत सारी लेयर्स ऐड हो गई और एक चीफ जस्टिस अपनी जगह पर आ गए। अब अगर आप ब्राउबीट करके किसी को लाना चाहते हैं अपने मुताबिक, तो मैं समझता हूँ वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और जो मेरे लिए ज्यादा तशवीश की बात है, एक तो कल के बाद कानून फिर तब्दील हो गया है। अब आप फरमा रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि ये फिक्स नहीं हुई लिहाजा हम रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप ये अपलोड कर दें। सो फ्रैंकली मैं कोई इतना ज्यादा कायल तो नहीं हूँ जो हमारे मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री है उसका कि वहाँ को बड़े बेहतरीन फैसले किए गए या बेहतरीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहा ऑनरेबल जजेस का, लेकिन somebody has to put the house in order। अगर आपने इसको इसी तरह चलाना है और इतनी ही डिवीजन क्रिएट करनी है, जो कि अब पीटीआई का मौकफ ये है कि वो हुकूमत ने क्रिएट कर दी है, उन्होंने एक्सेसरबेट कर दिया। बात ये है कि डिवीजन तो क्रिएट अब हो चुकी है करने की, तो कि फ्यूचर में क्या डिवीजन होगी, डिवीजन इज देयर। अब इसको यूनाइट किस तरह किया जाए? अब ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर की बात हो रही है और इनके खत की बात हो रही है, अब ये आपको रिजॉल्व होते हुए ये किस तरह नजर आ रहा है? देखिए मुझे रिजॉल्व होते हुए तो फ्रैंकली ये नहीं नजर आ रहा इतनी आसानी से, अनलेस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो जिस तरह का, देखिए जो इस लेटर से मुझे लग रहा है वो दो जो सीनियर जज साहिबान जो कि आउटडू किए गए वो नहीं बन सके चीफ जस्टिस, उनमें से एक तो सीनियर मोस्ट थे। अब अगर तो चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है या इफ ही हैज टू रन हिज कोर्ट, तो वो फिर अपने तरीके से, जो मुझे इस लेटर में लग रहा है कि वो इतने इम्प्रेस नहीं है मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब के कॉन्डक्ट से, लेकिन अगर उन पर दबाव डालकर, जो कि पहले भी तासुर ये था कि दबाव डालकर एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए और आईनी तरमीम को अबेंस में डालने के लिए को कोर्ट ऑर्डर लाया जाए। अब ये जो फुल कोर्ट बुलाने की बात की जा रही है वो बेसिकली क्या है? ये तो फुल कोर्ट की क्या हैसियत है जब आईनी तरमीम हो चुकी है और आईनी केसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं, तो ये कंफ्यूजन इटसेल्फ है कि ये किसको कंफ्यूजन है कि हम फुल कोर्ट बुला लेते हैं और हम ओवरराइड कर देंगे शायद। देखिए बात बड़ी क्लियर है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो जिसका ताल्लुक आर्टिकल 184 से होगा, ये जितनी भी पिटिशन आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, ये आई ही 184 के तहत है ना, और तो किसी के तहत नहीं आ सकती। तो जब आप ये चैलेंज करेंगे इन्हें, तो 26वीं आईनी तरमीम ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनता ये टेक्निकली ये पिटिशन नहीं सुनी जा सकती। नंबर 2 बात ये है कि फुल कोर्ट को अगर आप कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट दे देते हैं, जो कि आइन के अंदर भी नहीं दिया गया कि तमाम जजेस अगर बैठ जाए तो वो मुल्क के कानून या आइन को तहबाला कर देंगे और उसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाएगा, ये एनआरओ की जजमेंट तो है नहीं, ना ही ये कोई और मामला है। अब अगर वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में ये दोबारा प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाए कि जिस तरह 18वीं आईनी तरमीम को, चलिए मुनीब हमारे पास वक्त की कमी है लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। लेट्स सी चीफ जस्टिस का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। वी ऑल वुड वेट फॉर इट। थैंक यू। वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय।